हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 में देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसमें हर एक सोसाइटी का अलग अलग सोचना था। बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि चोरा चोरी की जो जगह है गोरखपुर यूपी में, वहाँ पे हिंसा हो गई थी। और गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब था कि ये नॉन वायलेंस के बेस पे होना चाहिए। वायलेंस को वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो जब उन्होंने इस वायलेंस को देखा, हिंसा को देखा, तो वो उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और चोरा चोरी में हिंसा होने की वजह से, जहाँ पे हमने देखा था पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती है पुलिस वालों के बीच में, और सत्याग्रहियों के बीच में आपस में झड़प हो जाती है। तो इन सब से परेशान होकर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, अपने असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। अब आगे हम चलेंगे टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब आंदोलन को वापस लेना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं था, अब ये था कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला जाए, कैसे मास बेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकते हैं। तो एक नया मूवमेंट स्टार्ट करा जाता है, जिसको हम बोलेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये फैब 1922 की बात है। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फरवरी 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। चोरा चोरी में हिंसा होने की वजह से उनको ये लगा कि कई जगह पे दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सत्याग्रहियों को पहले तो प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए, हिंसा की सिचुएशन कभी भी ना आए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो उनको क्या हुआ, ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। मास स्ट्रगल होने से पहले वो जो है प्रॉपरली ट्रेन होने चाहिए। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। कांग्रेस के अंदर भी अब बहुत से लोग ऐसे थे जो इस मास स्ट्रगल से, बार बार जो मूवमेंट हो रहे थे, इससे परेशान हो चुके थे। और उनको ये मानना था कि ऐसा आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पावर में आना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम सरकार के अंदर जाएंगे तो वहाँ रह के हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से पहुँचा सकते हैं। तो अब क्या था कि अब इलेक्शन आने वाले थे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। पॉलिटिक्स में आप पढ़ोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है, जिसमें इंडियंस को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी गई थी कि वो भी प्रोविंशियल काउंसिल के लिए जो इलेक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत से कांग्रेस के लीडर्स चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, ताकि वो पावर में आए, अंदर रह के अपनी बात को अच्छे से उठा पाए। सो यही था, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंसिल में रह के ज़्यादा अच्छे से अपोज किया जा सकता है। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स, हम रिफॉर्म्स के लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, तो हम रिफॉर्म्स के लिए बेटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर रह के। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और हम सरकार को ये बता सकते हैं कि ये काउंसिल प्रॉपरली डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत कम है, इनको प्रॉपरली डेमोक्रेटिक बनाया जाना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सरकार के अंदर जाए और वहाँ रह के उसको डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश करें। सो इनमें कौन कौन थे, इसमें CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। दे फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। इन्होंने जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सरकार के अंदर जाना चाहते हैं, कांग्रेस से कुछ लीडर जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये पार्टी से अलग हो जाते, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाते, जिसको हम कहते हैं स्वराज पार्टी। और आर्गुमेंट क्या करते हैं, काउंसिल के पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी नई पॉलिटिक्स बना ली। दूसरी तरफ कुछ ऐसे यंग लीडर्स थे जो रेवोल्यूशन को, जो रिवोल्ट को और ज़्यादा तेज करना चाहते थे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज को अपनाना चाहते थे। तो यंगर लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, वो अपने आंदोलन को पीसफुल से और भी ज़्यादा रेडिकल की तरफ करना चाहते थे और अपना फुल इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। In such a situation of internal debate and dissension, two factors against shape Indian politics toward the late 1920। अब अगेन दो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इंडिया के पॉलिटिक्स जो है वो टिकी हुई थी।
फर्स्ट इफेक्ट वॉज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहले तो पूरी दुनिया में उस टाइम पे डिप्रेशन आया हुआ था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन थी, बिजनेस नहीं हो रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, खाने के लाले पड़े हुए थे। तो अब फिर ऐसी दो सिचुएशन है कि डिप्रेशन आया हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स को, फिर इसको भी फेस करना है। साथ के साथ एग्रीकल्चरल प्राइसेज बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 इन कोलैप्स आफ्टर 1930। खेती की कीमत, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, उससे जो इनकम होती थी, उसके प्राइस लगातार जो है वो गिरते जा रहे हैं। तो ये दो फैक्टर ऐसे थे जो हमेशा हर बंदे के दिमाग में थे उस टाइम पे। तो अब ये इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। एग्रीकल्चरल के गुड्स की जो डिमांड है वो लगातार कम होती जा रही है, एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में जो आम किसान थे, पीजेंट्स थे, उनकी हार्वेस्ट बेचने में दिक्कत आ रही थी, उनको प्रॉपरली पैसा नहीं मिल रहा था। और यदि किसानों को ही पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपना टैक्स कहाँ से भरेंगे, सरकार को रिवेन्यू कहाँ से देंगे। तो आप कह सकते हो कि 1930 के अराउंड पूरी कंट्री जो है वो टर्मोइल में था, बुरी हालत में थी उस टाइम पे। ना एग्रीकल्चर के प्राइसेज है, ना बिजनेस अच्छे से हो रहा है, हर तरीके से लोगों की वाट लगी पड़ी थी। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। अब ब्रिटेन में पावर चेंज हो जाती है, ब्रिटेन में जो है वहाँ पे पावर चेंज होने की वजह से एक नया कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसको इंडिया में भेजा जाता है। काम क्या कहा गया था, इसको बोला गया था कि आप इंडिया की सिचुएशन को देख के आओ, क्या हम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कैसा हाल है, क्या उनको पावर ट्रांसफ़र की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, इंडिया में क्या गवर्नमेंट में किन किन चीज़ों के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो सर जॉन साइमन आप देख पा रहे हो, इसकी लीडरशिप में एक कमीशन का गठन किया जाता है, साइमन कमीशन। Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of constitutional system in India and suggest changes। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट चलता जा रहा था, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सरकार अच्छे से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो क्या क्या चेंजेज हैं जो किए जा सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को बनाया जाता है। The problem was that commission did not have a single Indian member। अब दिक्कत यह है कि इंडिया को जांचना है, इंडिया में सरकार बनाई जा सकती है, नहीं बनाई सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इस कमीशन में एक भी इंडियंस नहीं था, सारे के सारे जो है वो इंग्लिश पीपल थे, ब्रिटिशर्स थे। तो जब ये इंडिया में आता है तो इंडिया में लोग जो है इसको काले झंडे दिखाते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ये 1928 में इंडिया में आया और गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका आप कह सकते हो कि लोगों ने विरोध किया है। ऑल पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। इस बार चाहे कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग हो, हिंदू मुस्लिम सब साथ आते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाते हैं और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा के इसको अपना विरोध साबित करते हैं। 1929 अक्टूबर में इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस। अब इंडियंस को थोड़ा सा खुश करने के लिए लॉर्ड इरविन जो है 1929 में अनाउंस करता है, एक वैग ऑफर था, यानी कि एक धुंधला ऑफर था। उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे आने वाले फ्यूचर टाइम में। कब देंगे ये नहीं बताया, यानी कि ये अनस्पेसिफाइड फ्यूचर है, कब ये टाइम आएगा, लेकिन ये बोला कि हम तुमको जो है इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, यानी कि अब ऊपर से तो ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी, लेकिन इंडिया के अंदर अंदर की पावर्स जो हैं वो इंडियंस को दे दी जाएंगी, यानी कि अभी भी सुप्रीमेसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी और अंदर से थोड़ी बहुत पावर इंडियंस को दे दी जाएंगी। तो इसको डोमिनियन स्टेटस बोलेंगे जब सुप्रीम पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में होती है। तो लॉर्ड इरविन इंडियंस को खुश करने के लिए 1929 अक्टूबर में कहते हैं, जिसको इरविन ऑफर भी कहा जाता है, कि हम इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे आने वाले अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में। लेकिन ये टाइम कब आएगा कुछ नहीं बताया।
अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी जाती है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस टाइप की दिखती है जिसमें सब लोग जो है, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको इक्वल राइट दिया जाता है बोलने का, यहाँ पे सबको इक्वल समझा जाता है, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। लेकिन लॉर्ड इरविन जो है कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। जो रेडिकल्स थे हमारे कांग्रेस के अंदर, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इन्होंने साफ मना कर दिया, ये और भी ज़्यादा रेडिकल हो जाते हैं और ये लॉर्ड इरविन को, ब्रिटिशर्स को ये चीज़ कह देते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए, हमें अपना स्वराज चाहिए। ब्रिटिश सरकार क्यों हमारे ऊपर अपना कंट्रोल रखे, हमें अंदर और बाहर सारा का सारा हमारा खुद का राज चाहिए, स्वराज चाहिए। तो ये डोमिनियन स्टेटस के एकदम अगेंस्ट हो जाते कि डोमिनियन क्यों लेना, जब कंट्री हमारे है तो हम ही रूल करेंगे। सो ये उस चीज को मना कर देते हैं। The liberals and the moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 1930s वाला जो दौर है, इसके बाद जो आएगा, इसमें रेडिकल्स बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस हमने देखा, लाला लाजपत राय, तो रेडिकल्स निकल के आते हैं। तो जो लिबरल्स थे या मॉडरेट्स थे वो धीरे धीरे करके अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कम कर देते, क्योंकि उनकी नीति थी कि सरकार से विनती करना, अनुनय विनय करना, रिक्वेस्ट करना। जबकि रेडिकल्स क्या चाहते हैं, रेडिकल्स चाहते हैं कि हमें स्ट्रोंगली उनका जो है अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। दिसंबर 1929 में रेडिकल्स बहुत हावी हो जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन में एक फॉर्मल तरीके से डिमांड रखते हैं पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने क्या बोला कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। उसी के अपोज में कांग्रेस का सेशन होता है, लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग होती है, और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ये बिल पास कर देते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया के लिए। ये उसी टाइम पे 1929 में ये डिक्लेयर करा गया कि हम 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के तौर पे बनाएंगे, और 1930 में पहला आज़ादी दिवस जो है मनाया गया। सो 26 जनवरी 1930 इट वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक ए प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। लोगों को शपथ दिलाई जाती है कि वो अपने भारत माता को आज़ाद करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अपना सहयोग देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंशन अभी भी नहीं ले पाते हैं, ये कुछ एरिया तक ही लिमिटेड था। तो महात्मा गांधी जो है इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। वो अपना दिमाग लगाते कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। अब 1931 में कांग्रेस की मीटिंग होती है इलाहाबाद में। अगेन इस मीटिंग में आप देख पा रहे हो कि एक तरफ महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, साथ में आपको पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिखाई देंगे, जवाहरलाल नेहरू भी आप इसमें देख पाओगे, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें हैं। तो कांग्रेस की मीटिंग होती है इलाहाबाद 1931 में, और फिर इसी चीज़ के ऊपर आप कहोगे कि इसी चीज़ के ऊपर बात करी जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अब गांधी जी के दिमाग में आता है सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है। सॉल्ट मार्च में क्या था, महात्मा गांधी ने ये पाया कि जो नमक है ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सिंबल है जिससे हम पूरे देश को अपने साथ ला सकते हैं, यानी कि पूरे देश को हम यूनाइट कर सकते हैं। उन्होंने वायसराय को, एक लॉर्ड इरविन जिन्होंने बोला था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, 31 जून 1930 में 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं और उसमें अपनी 11 डिमांड्स होती हैं। 11 डिमांड्स जनरल से इंटरेस्ट थे, टैक्स कम होना चाहिए, कुछ बिजनेस से रिलेटेड था, कुछ पीजेंट से रिलेटेड था, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड था। तो महात्मा गांधी 1930 में लॉर्ड इरविन को 11 डिमांडों से भरा अपना पत्र दे देते हैं और चाहते हैं कि ये अपनी 11 डिमांड है और ये ओवरऑल सबसे रिलेटेड थी, सबके लिए फ़ायदे की थी।
उनका आइडिया ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिमांड को मनवा के रहेंगे। ऑल क्लासेज विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम, और ये किसी एक क्लास से रिलेटेड नहीं थी। 11 डिमांड लगभग सारी जितने भी लोग हैं, सोशल क्लास है, सबसे रिलेटेड थी, और हर किसी को इस कैंपेन में यूनाइट किया जा सकता है क्योंकि ये सबके भले की बात कर रहे हैं। सबसे इसमें मेन डिमांड थी कि टैक्स के ऊपर जो है नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये सबसे मेन उसकी डिमांड थी 11 डिमांड्स में से, कि नमक के ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे हो सरकार, इसको हटाना चाहिए। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको चाहे गरीब है या फिर अमीर है, हर कोई यूज करता है। ये खाने में नमक ना हो तो स्वाद नहीं आता है। चाहे रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, दाल बनाई मैंने कुछ भी बनाया, लेकिन नमक तो हर एक में पड़ेगा। तो गांधी जी का ये मानना था कि नमक को हम बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन के तौर पे यूज कर सकते हैं। नमक को गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे नमक के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, और नमक का प्रोडक्शन सिर्फ सरकार कर सकती थी, बाकी कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर सकता था। सरकार ही नमक प्रोड्यूस करती थी, फिर बेचती थी और बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी। तो गांधी जी का क्या मानना था, द टैक्स ऑन सोल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। सरकार ही नमक क्यों बनाए, हम भी तो नमक बना सकते हैं, नमक बना के बेच सकते हैं। तो सरकार की मोनोपोली नमक पे से हटनी चाहिए और नमक के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये बता दिया, और अपना आप कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल वे में उन्होंने ये बता दिया। महात्मा गांधी ने लेटर में उनको एक अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी डिमांड 11 मार्च तक नहीं मानी जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन को स्टार्ट कर देंगे, हम नया आंदोलन करेंगे। हमने देखा 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने ये बोला है, और ये बोला कि यदि हमारी डिमांड्स को नहीं माना गया तो हम क्या करेंगे, 11 मार्च तक आपको अल्टीमेटम देते हैं। इसके बाद यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम फुल फ्लैश लेवल पे अपना जो है कैंपेनिंग करेंगे। इरविन जो है वो तैयार नहीं था नेगोशिएट करने के लिए। सो महात्मा गांधी ने अपना सोल्ट मार्च जो है, दांडी यात्रा भी जिसको कहा जाता है, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ वो दांडी के लिए निकल पड़ते हैं। 240 मील की दूरी वो तय करते हैं। ये स्टार्ट हो जाती है गांधी जी के आश्रम साबरमती गुजरात से दांडी तक। तो साबरमती से दांडी तक का 240 माइल्स का रास्ता ये 10 दिन में कवर करते हैं। लगभग 10 माइल्स ए डे, 10 मील डेली चलते थे। रास्ते में जब ये जा रहे थे तो हजारों लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, जहाँ पे भी गांधी जी रुकते थे। गांधी जी उनको समझाते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, और लोगों से विनती करते थे कि उनको ब्रिटिशर्स की बात नहीं माननी है, पीसफुली उनको जो है अपोज करना है। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। वो नमक कानून का वायलेट कर देते हैं। वायलेट कैसे करते हैं, अब तक हमने क्या देखा कि सिर्फ सरकार ही नमक बना सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कोई अलग से आदमी नमक नहीं बना सकता है। सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट का मतलब क्या है कि हम ओबीडेंट नहीं, हम डिसओबे करेंगे, सरकार की बात को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने खुद समुद्र का पानी उबाला, नमक को मैन्युफैक्चर किया, और ऐसा करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। यहीं से स्टार्ट हो जाता है सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, और ये काफ़ी लंबा चलेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों में क्या डिफरेंस था। ये डिफरेंस था यहाँ पे कि जब हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये था कि आपको सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, लेकिन कानूनों को नहीं तोड़ना है, आपको एक कानून की मर्यादा में रह के काम करना है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार कोऑपरेट भी नहीं करना है, और कॉलोनियल जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको भी तोड़ देना है। अब क्या बोला गया, पीपल वर नाउ आस्क नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, लोगों को सिर्फ कॉपरेशन करने से मना नहीं किया गया, कॉपरेट भी नहीं करेंगे, साथ के साथ हम उन कानूनों को भी तोड़ेंगे। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि मैं आपकी बात नहीं मानता, जो आपने कहा है मैं उससे अलग करूंगा। नमक बनाने को रोका तो अब हम नमक भी बना के दिखाएंगे, यानी कि साथ के साथ हमने कानून को भी तोड़ देना है।
Thousands in different part of country broke the SALT law. गांधी जी ने जैसे ही कानून तोड़ा तो हजारों लोग जो है उस कानून को तोड़ देते हैं, खुद से नमक बनाते हैं, अपने जो सरकार की नमक की फैक्ट्री थी उसके सामने जाकर जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे जैसे मूवमेंट जो है स्प्रेड होता है, बाद में फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया जाता है, विदेशी कपड़े की होली जलाई जाती है, वही शराब की जो भी दुकानें थी उनको बंद कर दिया जाता है, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, पीजेंट्स जो है वो टैक्स देने से मना कर देते हैं, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर देते हैं, विलेज के ऑफिशियल्स रिजाइन कर देते हैं। ये लगभग सेम वही फीचर्स है जो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने पढ़ा था। सो फॉरेन क्लोथ्स वाज बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स एंड विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। कई जगह ऐसा होता है कि लोग फॉरेस्ट के जो लॉ बनाए गए थे कि आप जंगलों में नहीं जा सकते हो, गाय भैंसे नहीं चरा सकते हो, लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं कर सकते हो, उनको भी तोड़ देते हैं। वो रिजर्व फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करते हैं, अपने गाय भैंसों को भी चराते हैं, यानी कि फॉरेस्ट लॉज को भी आदिवासी लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं। सो ये दांडी मार्च की फोटो दिखा रखी है, 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी जा रहे हैं, रास्ते में कई सारे लोग आए। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। जब उन्होंने ये देखा कि लोग तो मान नहीं रहे हैं, सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिशर्स कांग्रेस के वन बाय वन सभी लीडर्स को एक के बाद एक उठा के जेलों में बंद करना शुरू कर देते हैं। जब जेलों में बंद किया जाता है तो पुलिस के बीच में, लोगों के बीच में हाथापाई होती है, वायलेंट क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। 1930 अप्रैल में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो महात्मा गांधी के बहुत अच्छे शिष्य थे, गांधीवादी नीतियों के ऊपर चलते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंग्री जब इनको पता चलता है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को अरेस्ट कर लिया गया, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, वहाँ पे भीड़ जो है गुस्सा जाती है, पेशावर की जो स्ट्रीट्स हैं उनके ऊपर जो है आंदोलन करते हैं, सड़कों के ऊपर लोग आ जाते हैं, पुलिस उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और कई सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। 1 महीने बाद जो है गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक, जब उनको ये पता चला कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो भी जो है पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पुलिस पोस्ट के ऊपर, पुलिस चौकियों के ऊपर अरेस्ट मतलब आपका हो गया अटैक किया जाता है। एमसीडीज के ऊपर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर, कोर्ट के ऊपर अटैक करते हैं, रेलवे स्टेशंस को जला देते हैं। ये सारी की सारी वो स्ट्रक्चर थी जो ब्रिटिश रूल को उस टाइम पे दिखाती थी। तो जहाँ जहाँ पे भी उनको ये लगा कि ये सरकार की बिल्डिंग है, सरकार के लोग यहाँ पे काम करते हैं, सबके ऊपर अटैक किया जाता है, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सरकार जो है गुस्से में आ जाती है, ब्रिटिशर्स गुस्से में आ जाते हैं और पॉलिसी लेके आते हैं ब्रूटल रिप्रेशन की, यानी कि अब हमें लोगों को एकदम से रिप्रेस करना है, शांति से काम नहीं लेना है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको रिप्रेस करेंगे, इनको डराएंगे, धमकाएंगे। तो पुलिस क्या करते हैं, सत्याग्रहियों को अटैक किया जाता है, इस तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, जो भी उनको मिल जाता था अच्छे से उनकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। इवन वो महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, महिलाओं और बच्चों को भी बुरे तरीके से पीटा जाता है। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। इतने मतलब ब्रूटल रिप्रेशन के थ्रू सरकार क्या करती है, 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डाल देते, क्योंकि इनको ये था कि कोई भी ऐसी चीज जो इनको स्वराज की तरफ लेके जाएगी, हम वही रास्ता इनका बंद कर देंगे। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with इरविन। महात्मा गांधी ने, हमने देखा था कि लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया था कि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, आंदोलन कर देंगे। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एक बार फिर लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हमने देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रहा है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में कराए जा रहे थे कि हम आने वाले टाइम में इंडिया के लिए कैसे क्या काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसे बनेगी वहाँ पे।
तो पहले में हमने देखा कि वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात करते, जबकि हमारे रेडिकल्स चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस क्यों, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उसके चलते फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया जाता है। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हो जाता है और महात्मा गांधी जो है वो राजी हो जाते हैं कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। जब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, अब गांधी जी जो है दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, पहला 1930 में, सेकेंड 1931 और आपका थर्ड 1932। तो ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन का फोटो आप देख पा रहे हो। महात्मा गांधी जो है लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन बीच में ही लॉर्ड इरविन के साथ उनकी बिगड़ जाती है, नेगोशिएशन खत्म हो जाता है उनका और वो वापस डिसअपॉइंट होके आ जाते हैं और यहाँ आके फिर से अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं। वो आंदोलन जो बीच में इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया था, ठंडा पड़ गया था। इंडिया वापस आ जाते हैं और जैसे ही ये वहां से मना करके नाराज होकर इंडिया आए, सरकार ने अपनी रिप्रेशन की पॉलिसी को उतना ही ज्यादा तेज कर दिया। अब सरकार और ज्यादा नाराज हो जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े लीडर अभी भी जेल में थे, इनको बाहर रिहा नहीं किया गया था। कांग्रेस को ये इलीगल कर देते हैं, सरकार ने बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक इलीगल पार्टी है, सरकार के खिलाफ है और बहुत से मेजर्स उठाए जाते हैं ताकि इनका आंदोलन जो है धीरे धीरे करके कम हो जाए। सरकार क्या करती है, मीटिंग्स करने के ऊपर बैन लगा देती है कि आप मीटिंग्स नहीं करोगे, लोगों को मीटिंग करने से मना किया जाता है, बैन लगाया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन, आप कोई रैली नहीं दे सकते, कोई धरना नहीं दे सकते, कोई हड़ताल नहीं कर सकते हो। बॉयकॉट्स को इलीगल कर देते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे। अब ऐसा सब देखने के बाद कि सरकार ऐसे कर रही है तो महात्मा गांधी फिर से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रीलॉन्च कर देते हैं, दोबारा से इसको स्टार्ट कर देते हैं। जब इरविन पैक्ट हुआ था तो ये थोड़ा सा शांत हो गया था कि सरकार हमसे बात करने को आई है तो क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन लंदन से वापस आने के बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रीलॉन्च कर देते, दोबारा से इसको स्टार्ट कर देते हैं। फॉर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू बट बाय 1930 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लगभग 1 साल तक ये चलता रहता है, लेकिन 1934 के अराउंड ये अपने मोमेंटम को लॉस कर देता है। ये कुछ दिखा रखे पुलिस कैसे सत्याग्रहियों को पीट रही है, डंडों से मार रही है इनको। अब हम देखेंगे जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे देखा था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग फीलिंग थी आंदोलन में लेने की, तो क्या सिविल डिसोबीडिएंट के टाइम पे भी ऐसा ही था? लोग क्या सोचते थे, उनकी क्या सरकार से एक्सपेक्टेशंस थी? तो हम देखेंगे पार्टिसिपेंट्स कैसे आंदोलन में अपने आप को बता पाते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या मानना है, उन्होंने आंदोलन को क्यों ज्वाइन किया, वो क्या चाहते हैं, क्या उनके आइडियल्स हैं, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या। सबके लिए अलग होता है स्वराज का मतलब। तो हम देखेंगे एक बार कंट्री साइड गांव की तरफ रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ यूपी। तो हम कह रहे हैं कि यदि हम कंट्री साइड की बात करें तो पट्टीदार्स ऑफ गुजरात और यूपी के जाट आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, दोनों के दोनों काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये क्या करते थे, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। लेकिन हमने देखा कि 1930 में बहुत ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन आया हुआ है और खेती की जो प्रोडक्शन के प्राइस है वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनको प्रॉपर दाम नहीं मिल पा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा हार्डली हिट किए जाते हैं। पहला इनका धंधा नहीं चल रहा, इनका कॉमर्शियल क्रॉप्स को कोई खरीदने वाला नहीं है, प्रॉपर दाम इनको नहीं मिल रहा है, तो इनकी इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक टाइप का डिप्रेशन आया हुआ है, ट्रेड डिप्रेशन आया हुआ है, इकोनॉमी बहुत डाउन में थी। तो अब इन लोगों को जो है वो रिवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। जब आपकी फसल का आपको प्रॉपर दाम नहीं मिलेगा तो आप रिवेन्यू कहाँ से पे करोगे? तो अब ये सरकार को उसका रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो इनका ये था, जब गांधी जी ने ये बोला कि आपको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का हिस्सा बनना है, सरकार की बातें आपको मना कर देनी है, इवन कानूनों को भी तोड़ देना है, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। इनको लगा
एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और जब इन्होंने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस साल के लिए टैक्स को माफ़ कर दो क्योंकि हमारी फसलें अच्छी नहीं हुई हैं, हमें दाम अच्छा नहीं मिला है, और सरकार ने जब ऐसा करने से मना कर दिया, एकदम से साफ मना कर दिया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब ये गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं, ये गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा आप कहो कि जोश में थे, क्योंकि इनको ये लगा कि जो बात सरकार ने हमारी नहीं मानी थी, शायद गांधी जी वो बात जो है वो मनवा देंगे और हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये अपने कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। सो दे ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फोर्स रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आंदोलन में जुड़ने को कहते हैं। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? इनके लिए स्वराज का मतलब ये है कि जो हाई रेवेन्यू है हम बस उसको कम करा पाएंगे, उनके रेवेन्यू के खिलाफ है। सरकार जो टैक्स को माफ नहीं कर रही है, फसल अच्छी ना होने के बावजूद भी बस उस टैक्स से मुक्ति पालें, इनके लिए स्वराज यही है। पॉलिटिकल सेंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको बेचारों को कुछ नहीं पता, इनको तो बस ये कि जो हाई रेवेन्यू हमें देना पड़ रहा है सरकार को, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, इससे जैसे तैसे करके हमें जो है मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब 1931 में बिना ही रेवेन्यू के रेट को रिवाइज करे गांधी जी अपने आंदोलन को वापस ले लेते, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। जब 1932 में लंदन से आके गांधी जी फिर से लोगों को ये कहते हैं कि आप आंदोलन का हिस्सा बनो, हम आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट करें, तो इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि एकदम से आंदोलन को उठा लेना और उसमें जो है इनकी टैक्स को भी कम नहीं कराया गया था, रेट को रिवाइज नहीं किया गया था, तो ये लोग फिर मना कर देते, बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें से ज़्यादातर जो है वो छोटे छोटे टेनेंट्स थे जो ज़मीन पट्टे पे लेके जो है काम करते थे। डिप्रेशन कंटिन्यू रहता है तो इनकी कैश इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बेचारे रेंट नहीं दे पा रहे थे और जो लैंडलॉर्ड थे वो भी इनको जो है रेंट को माफ़ नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो अब ये बाकी पार्टीज से जुड़ जाते हैं, बाकी रेडिकल मूवमेंट से जुड़ जाते हैं, कुछ सोशलिज्म से जुड़ जाते हैं और कुछ जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिस्ट दोनों के दोनों ये कहते हैं कि वर्कर्स के वेलफेयर की बात होनी चाहिए, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, तो ये बाकी आंदोलन से जुड़ जाते हैं। Apprehensive of raising issue that might upset the rich peasants and landlord, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. कांग्रेस भी ज़्यादातर जगह पे नो रेंट कैंपेन के फेवर में नहीं थी, वो भी नहीं चाहती थी कि रेंट को एकदम से हटाया जाए और इन लोगों को रेंट ना देना पड़े, तो वो भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। तो रिलेशनशिप जो है कांग्रेस के बीच का और पुअर पीजर्स के बीच का ख़त्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन था, क्योंकि कांग्रेस भी इनकी बात को अच्छे से नहीं उठा रही है और ये चाह रहे थे कि हमें टैक्स ना देना पड़े, तो दोनों का ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस क्लास क्या सोचती है, कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका क्या मानना था, उनके लिए वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने क्या देखा था कि जो इंडियन मर्चेंट है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ऐसा किस वजह से हुआ था? ऐसा इस वजह से हुआ था कि जो सरकार ने क्या किया था कि जो भी विदेशों का सामान है, फॉरेन क्लॉथ है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया था कि हमें खादी पहननी है, खादी का बना हुआ सामान ही हमने यूज करना है। तो इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ये काफ़ी पावरफुल हो गए थे। तो ये कैसे देखते हैं, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। अब इनको ये लगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ इनके स्वराज का क्या मतलब है कि बिजनेस को फलने फूलने देना चाहिए, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा देना चाहिए। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से बना हुआ जो कपड़ा हमारे इंडिया में आता है, कोई भी सामान इंडिया में आता है जो विदेश का है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए।
बाहर का सामान इंडिया में नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ जो सामान बन रहा है वही लोग खरीदेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो ये फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट के खिलाफ अपने आप को देखते हैं। वो चाहते हैं कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाना चाहिए, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बिजनेस इंटरेस्ट को बना के रखना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक कांग्रेस भी बनाते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनाई जाती है। इस नाम से ही हमें पता चल रहा है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, जो इंडस्ट्रियल लोगों के भले की बात करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ाएगी, ट्रेड की आवाज़ उठाएगी। तो इनके लिए ये कांग्रेस को भी बनाते हैं। साथ के साथ 1927 में फिक्की आज के टाइम पे भी काफ़ी एक्टिव रहता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी भी स्थापना करी जाती है फिक्की की, ताकि ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जा सके, इंपोर्ट को कम किया जा सके, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसमें कुछ मेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इसमें प्रोमिनेंट लीडर थे, जिसमें पुरुषोत्तम ठाकुर दास, पहले उसमें आप देख पा रहे हो, सेकंड जीडी बिरला हो जाएगा। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। तो इन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक किया और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा फेवर किया पहली बार। सेकेंड टाइम पे तो इन्होंने भी इतना ज़्यादा जोश नहीं दिखाया है। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट देना शुरू कर दिया लोगों को, और लोगों को ये बताया कि आपने इम्पोर्टेड सामान नहीं खरीदना है, बाहर का सामान आपको ना ही खरीदना है ना ही बेचना है, आपको अपनी कंट्री का बना हुआ सामान ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। सो मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ज़्यादातर बिजनेसमैन कैसे देखते हैं स्वराज को, वो इस हिसाब से देखते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब बिजनेस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ट्रेड और इंडस्ट्री अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बढ़ा पाएंगे तब हमारा स्वराज आएगा। तो बिजनेस से लोगों का क्या मतलब है, उनका स्वराज से क्या लेना देना है, जब बिजनेस के ऊपर कोई भी रुकावट नहीं आएगी, कॉलोनियल सरकार हमें नहीं रोकेगी, हम जितना चाहे बिजनेस फैला सकते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, तो बिजनेस ग्रुप जो है इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं रहते हैं, ये भी आंदोलन से धीरे धीरे करके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। इनको ये भी डर था कि मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है एकदम कम हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो ये उस वजह से ये अपने आप को दूर रखते हैं इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। तो बहुत ज़्यादा जो वर्किंग क्लास थी, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, उन्होंने आंदोलन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ नागपुर रीजन के कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। इंडस्ट्रियलिस्ट आ तो जाते थे कांग्रेस की मीटिंग में, लेकिन अपने आप को मतलब अलग ही रखते थे, वर्कर्स अपने आप को अलग ही रखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में आपको मार्च करते हुए दिखाई दे रहे, रैली में आपको दिखाई देंगे। उन्होंने कुछ कुछ सिलेक्टिवली अपना पॉलिसी अपनाई थी गांधीयन प्रोग्राम की, टोटली फेवर नहीं किया था उन्होंने। बस जहाँ पे ये बात आती थी कि फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना है, तो ऐसी चीज़ें तो वो मान लेते थे। बाकी उनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब आप कह दोगे कि इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक वो इस चीज़ को लेके नहीं थे। वो अपने वेजेस के लिए काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो लो वेजेज उनको मिल रहे हैं उनको हाई किया जाए और वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए, इसके लिए वो स्वराज में आए हुए थे वर्कर्स। वो रेलवे की स्ट्राइक करते हैं 1931 में, डॉक वर्कर्स भी अपनी स्ट्राइक करते हैं 1932 में। इन 1930 में 1000 ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टिन माइन वोर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैली एंड बॉयकॉट कैंपेन। 1930 में लोग ऐसे गांधी की कैप, जो ये वाइट कैप आपको दिखा रखी है, इसको पहनना शुरू कर देते हैं। ये माइन वर्कर्स थे, रैली करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कांग्रेस भी जो है इस चीज़ के लिए काम नहीं कर रही थी कि वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर मिलाया जाए, वो भी वर्कर्स से थोड़ा सा अलग ही दूरी बना के रखती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर अपने आप को अलाइनेटेड फील करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके आप कहोगे कि कांग्रेस से अलग थलग हो जाते हैं।
तीसरा इसमें आता है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में महिलाओं का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम। जब गांधी जी दांडी यात्रा करे थे तो हजारों महिलाएं पहली बार अपने घरों से निकल के गांधी जी को सुनने के लिए आई थी। उन्होंने मार्च में पार्टिसिपेट किया, रैलियों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नमक बनाया, औरतों ने फौरन जो क्लोथ था उसकी दुकानों को बंद किया, खादी पहनना शुरू कर दिया, लिकर की शॉप को पिकेट करने में उन्होंने हेल्प करी। कई फीमेल्स ऐसी हैं जो जेल भी जाती हैं। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में एक चीज़ नई देखने को ये मिलती है कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इवन वो जेलों तक भी जाती हैं। अर्बन एरिया में जो ये महिलाएं थी ये हाई कास्ट फैमिलीज की होती थी, और रूरल एरिया में ये जो रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड थे उनके घरों की फीमेल्स होती थी। गरीब महिलाएं अभी भी नहीं आई हैं। हालांकि मूव्ड बाय द गांधी जी कॉल दे बिगिन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized। लेकिन इतना फीमेल्स ने अपना योगदान दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ड्यूटी से साइड में हो जाएंगी। अभी भी महिला को उसी तरीके से विजुलाइज किया जाता था कि वो अच्छे से घरों की देखभाल करेगी, अच्छी मदर बनेगी, अच्छे से बच्चों का लुक आफ्टर करेगी। तो गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड अर्थ टू गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। तो अभी भी गांधी जी कहते थे कि महिलाओं की सबसे पहले ड्यूटी यही होती है कि वो अच्छी माएँ बने, अच्छी वाइफ बने, अपने घर का ध्यान रखें। तो कांग्रेस भी क्या करे, कांग्रेस बहुत ज़्यादा महिलाओं को फेवर नहीं करेगी, वो बस एक पोजीशन के तौर पे, एक फेस के तौर पे उनको दिखाना चाह रही है, सिंबॉलिक प्रेजेंस उनकी दिखाना चाह रही थी। तो कांग्रेस वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, ताकि हम ये दिखा पाए कि महिलाएं भी हमारे आंदोलन से जुड़ी है। बहुत ज़्यादा उनको पावर देने का या उनको शामिल करने का कांग्रेस का भी ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। तो एक पिक्चर दिखा रखे जिसमें कांग्रेस जो है नेशनलिस्ट प्रोसेशन को, रैलीज को, रैली में चलते हुए आपको दिखाई दे रही है, ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ था आपका कि महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने मार्च किया है। अब हम देखेंगे इसकी भी कुछ लिमिट्स थी। लिमिट्स क्या क्या हैं? द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसमें से शामिल होने से रह गए थे। तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हम पार्ट 4 में करेंगे। ये आपका पार्ट 3 था जिसमें हमने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो भी आपका फीडबैक और कमेंट्स होंगे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप लविंग।